तो बड़ी खबर सिक्किम से है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद जमकर तबाही देखने को मिली है। फ्लैश फ्लड की तस्वीरें सामने आई हैं। सिम्फोक इलाके में तेज बहाव में एक पुल बह गया। पानी का ये तेज रफ्तार देखिए किस तरीके से गंगटोक में भारी बारिश और उसके बाद जमकर तबाही देखने को मिली है। इसके कारण बाढ़ के हालात बन चुके हैं। लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, छोटे नदी नाले किस तरीके से उफान मार रहे हैं। पानी का वेग इतना कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर बने हुए थे, छोटे घर बने हुए थे, वो पानी की तेज रफ्तार में आगे बहते जा रहे हैं। सिक्किम में बाढ़ के बाद बर्बादी की ये तस्वीरें, बाढ़ की चपेट में ये मकान किस तरह आया और उसके बाद ताश के पत्तों की तरह पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। अब एक और तस्वीर देखिए, पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज कि जो सड़कें बनी हुई हैं वो सड़कें भी पूरी तरीके से बिखर गई, टूट गई। पानी का तेज बहाव अपने साथ सड़क को लेकर बहाकर चला गया। उसके बाद ये सड़क आप देखिए कैसे नदी नाले में तब्दील हो गई। तेज बहाव की वजह से पहाड़ में लगातार कटाव और कटाव के बाद सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर सिक्किम से हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही की ये तस्वीरें हैं। सिम्फोक की हमने आपको तस्वीर दिखाई। पश्चिमी सिक्किम में खासतौर पर मूसलाधार बारिश के बाद जमकर तबाही हुई है। गंगटोक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो अब ये तस्वीर देखिए, तबाही के बीच जवानों की जाबाजी की भी तस्वीर है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो मुश्किल में फंस जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं वो फंस जाते हैं। उन्हें कैसे जवान देवदूत बनकर वहां से निकालते हैं, रेस्क्यू करते हैं, महिलाओं को सुरक्षित करते हैं। तबाही के बीच जवानों की जाबाजी की ये तस्वीरें, जहां पर जवान देवदूत बनकर पहुंचे और मुश्किल में फंसे लोगों को निकाला है। अब एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। रिकॉर्ड तोड़ जानलेवा गर्मी की, जिसने यूपी बिहार से लेकर झारखंड तक कोहराम मचा रखा है। यूपी के बलिया में 3 दिनों में 55 लोगों की मौत हो गई है। जमकर हाहाकार है। ज्यादातर मरने वालों की उम्र 60 साल के पार है, यानी जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, वो हीट वेव का शिकार बन रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर जांच भी शुरू हो गई है और साथ ही हीट वेव का जो बयान दिया गया था अफसर के द्वारा, उस अफसर को हटा दिया गया है, क्योंकि सरकारी दावा यह है कि हीट वेव से नहीं बल्कि पुरानी बीमारियों से मौतें हुई हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, हीट वेव की वजह से मौतें, लेकिन जिस अफसर ने बयान दिया उसे हटा दिया गया, क्योंकि सरकार का यह दावा है कि दरअसल ये मौतें हुई हैं पुरानी बीमारियों की वजह से, जो सीनियर सिटीजन्स की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही यूपी ही नहीं, किस तरीके से बिहार में भी चमकता पारा जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बिहार में पारा 46 डिग्री के पार हो गया है। 18 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन में 44 मौतें हो गई हैं और इन घटनाओं से लोग दहशत में हैं, लोग सदमे में हैं। 24 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, यह भी ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में 21 जून तक स्कूलों को बंद रखा गया है, ताकि बच्चों को हीट वेव की मार से दूर रखा जा सके। इसीलिए यह बड़ा फैसला। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, यूपी बिहार में हीट वेव की वजह से बढ़ती मौतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर आईएमडी की भविष्यवाणी को लेकर है। आइए इस बीच एक और बड़ी खबर, लखनऊ में राजाजीपुरम पावर हाउस को जनता ने घेर दिया है, क्योंकि जनता गुस्से में है बिजली कटौती की वजह से। पावर हाउस के घेराव को लेकर यह बड़ी खबर है। लखनऊ से यह तस्वीर आपके सामने है। लखनऊ में राजाजीपुरम पावर हाउस को जनता ने घेर लिया। बिजली कर्मचारियों के नदारद होने पर लोगों का गुस्सा फूटा। सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि बिजली कटौती ना हो, तो आखिरकार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी बिजली की कटौती क्यों हो रही है? तेज गर्मी और सोचिए उसमें बिजली की कटौती, लोगों की परेशानियां कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं और इसीलिए लोगों का गुस्सा कि मुख्यमंत्री का आदेश, उसके बावजूद बिजली कटौती क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी है। खबर यूपी से है, बिजली कटौती हुई तो डीएम को जिम्मेदार माना जाएगा, ये दो टूक कह दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। यूपी के अलग अलग जिलों में भेजे गए हैं 27 अफसर, जो कि बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल के अफसरों को जिम्मा दिया गया है। 19 से 21 जून तक ये सभी अधिकारी अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। 22 जून को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर बिजली को लेकर स्थिति बिगड़ी क्यों है। ओवरलोडिंग की समस्या बड़ा पहलू है, जिसके चलते बिजली की संकट का समाधान नहीं हो पा रहा है। समय रहते बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर और बिजली का तार बदलने की कोशिश नहीं की, जिसके चलते जैसे ही लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर फूक जाता है, बिजली के तार लटक कर झूलने लगते हैं और इस समस्या से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।
गर्मी बढ़ रही है, बिजली की समस्या है। बिजली लोड की समस्या से निजात पाने के लिए योगी सरकार ने एक तरफ बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है, तो दूसरी तरफ खराब ट्रांसफार्मर और उसके जर्जर तारों को बदलने का भी अभियान चल रहा है। लेकिन इस बीच सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बिजली की डिमांड और सप्लाई में फर्क है, अंतर है, और यही वजह है कि यूपी में बिजली कटौती इस समय ज्यादा है, बड़ी समस्या बनी हुई है। फिरोजाबाद पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, उन्होंने आरोप लगाया वहां से कि यूपी में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया है। एटा में तो इससे जुड़ी जवाहर योजना भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है। यानी अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि अगर बिजली की व्यवस्था यूपी में खराब है तो इसलिए कि मुख्यमंत्री एक्टिव नहीं है। इस बीच एक खबर धर्मशाला से है, जहां पर अचानक बाढ़ आ गई। एनडीआरएफ की टीम ने सैलानियों की जान बचाई है। 30 सेकंड में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सैलानियों को निकालने की जद्दोजहद। स्थानीय लोग, पुलिस के जवान और एनडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद 14 सैलानियों को बचा लिया। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का है, जब मैक्लोडगंज के भाग सुनाग नाले का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा और कई सैलानी फंस गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। उत्तराखंड से बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जल्द लागू होगा समान नागरिकता कानून, इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिकता कानून लागू हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक वीडियो ट्वीट किया और उसके बाद इसका ऐलान किया। सीएम धामी ने चुनाव से पहले भी वादा किया था कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की उत्तराखंड में तो समान नागरिकता कानून लागू होगा। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई थी। तो ये बड़ी खबर, और क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ट्वीट किया है वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर धामी ने मात्र 1.25 साल में उत्तराखंड में कैसे समान नागरिकता कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा, इस बात की तैयारी कर ली है। उससे हम आपको समझाते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता का मसौदा पूरी तरीके से तैयार है। सीएम धामी ने मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जैसा पहले ऐलान था, और ये एक्सपर्ट कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम कर रही थी। उत्तराखंड कानून पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई। एक्सपर्ट कमेटी को जनता से 2,31,000 सुझाव मिले और उन सुझावों के आधार पर एक ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। धामी के समान नागरिकता संहिता के मसौदे में क्या कुछ खास है, ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जानकारियां आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली बड़ी खबर इस ड्राफ्टिंग की यह है कि लड़कियां ग्रेजुएट हो, इसलिए शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी। आप ये जानिए क्या बड़ी बात है इस मसौदे की। लड़कियां ग्रेजुएट हो, इसलिए शादी की उम्र बढ़ेगी। पति पत्नी को समान आधार पर तलाक मिलेगा, ये भी इसकी ड्राफ्ट की एक बड़ी बात है। इसके अलावा पति पत्नी को समान आधार पर तलाक मिलने की बातचीत है, यानी जो कानून रहेगा शादी का और तलाक का वो एक जैसा रहेगा। लिव इन में अगर है तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। अगर कोई कपल लिव इन में रह रहा है तो उसे सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। इसके अलावा मृत पत्नी के माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसके पति की होगी, यह भी एक बड़ी बात है। इसके साथ ही अगर पति का निधन होता है, पति की मौत होती है, तो जो मुआवजा मिलेगा यानी जो पैसा मिलेगा, उन पैसों से पति के माता पिता की देखभाल पत्नी करेगी, यह भी जिम्मेदारी होगी। यह यूसीसी की एक और बड़ी बात होगी। इसके अलावा पत्नी अगर पुनर्विवाह करती है पति की मौत के बाद, तो मुआवजे में अधिकार किसका होगा? माता पिता का होगा। ये इस उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की एक और बड़ी बात, जो जनता से सुझाव मिले हैं 2,31,000। फिलहाल गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बगैर एक समान नागरिकता संहिता है, यानी एक जैसा कानून है सभी लोगों के लिए। वहां सामान्य परिवार कानून लागू है, जो सब पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। और अब यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर लव जिहाद को लेकर, और यकीन मानिए ये खबर चौंकाने वाली है। पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है लव जिहाद का आरोपी जैद। हिंदू बनकर इंस्टाग्राम पर लड़की से इसने दोस्ती की थी, शादी का झांसा देकर गहने और रुपए लाने को कहा था। लड़की के परिवार को इसने नशीला टैबलेट खिलाया, लड़की को भगाने की कोशिश की परिवार के लोगों को नशीला टैबलेट खिलाकर, लेकिन उसी दौरान स्थानीय लोगों ने इस जैद को पकड़ लिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी जैद का लोहे की अलमारी बनाने का काम है। उसने इंस्टाग्राम पर आदित्य नाम से लड़की से दोस्ती की, यानी उसने जैद से पहचान बदली आदित्य बनकर। मामला अलीगढ़ के गांधी पार्क का है। फिलहाल ये जैद पुलिस की गिरफ्त में है।
इस बीच एक और बड़ी खबर ट्रेन हादसे को लेकर है। रेल पटरी से मालगाड़ी के 6 डिब्बे डिरेल हो गए हैं। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। तस्वीरें कोट्टा वलसा किरंदल रेलवे लाइन की हैं। मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। लौह अयस्क से लदी हुई मालगाड़ी विशाखापट्टनम जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन हादसा हो गया। घटना के बाद कोट्टा वलसा किरंदल रेल लाइन का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। आज भी दोनों तरफ से नाइट एक्सप्रेस का आना जाना बंद रहेगा। साथ ही 1-2 पैसेंजर भी रद्द रहेंगी। लव जिहाद के मामलों की पड़ताल के लिए उत्तराखंड में एक्शन में पुलिस है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर विजातीय विवाहों की पुलिस जांच करेगी। 2018 के बाद जितनी भी इस तरीके की शादियां हुई हैं, जो विजातीय शादियां यानी अलग अलग जातियों में शादियां हुई हैं, उनकी पुलिस जांच करेगी और ये देखेगी कि इन शादियों में कानून का पालन हुआ या नहीं। ये पुलिस जांच के दौरान इसका पता लगाएगी। सभी जिलों में एसएसपी और एसपी इन मामलों की जांच करेंगे। नए कानून के तहत धर्मांतरण अगर होता है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो ये जांच होगी कि इन शादियों का रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं। धर्मांतरण अगर होकर शादी हुई है तो स्वतंत्र अधिनियम 2018 के तहत कई सारा प्रोविजंस है, प्रोसीजर है धर्म बदलने के लिए, तो उस पर कहीं पे भी उल्लंघन होता, हमारे पास कोई कंप्लेंट आता, उस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। और अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं, जहां से सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में छात्र की हत्या कर दी गई है। संडे की क्लास लेने आए निखिल पर चाकू से हमला किया गया। कॉलेज के 3 छात्रों पर इस हमले का आरोप लगा है। इन तीनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतक की गर्लफ्रेंड से हफ्ते भर पहले ही बदसलूकी हुई थी और तब उसने इस बात का विरोध किया था। माना जा रहा है कि यह घटना पूरी इसी से जुड़ी हो सकती है। मृतक निखिल चौहान की उम्र 19 साल थी। वो ओपन लर्निंग की पढ़ाई कर रहा था। आर्यभट्ट कॉलेज के गेट पर उसके सीने पर चाकुओं से वार किया गया। पुलिस अब इन तीनों की तलाश कर रही है। वो जब इसी आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर यहाँ पर जब वो मौजूद था, उसी वक्त कुछ लड़के आते हैं और निखिल पर चाकू से वार करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद निखिल को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और अब चलिए आपको धर्मशाला लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां पर बाढ़ और बाढ़ के बीच लोगों के फंसे होने की खबर और इसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर देवदूत बनकर पहुंची और सैलानियों की जान बचाई। पूरी खबर देखिए। सैलानियों को निकालने की जद्दोजहद। स्थानीय लोग, पुलिस के जवान और एनडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद 14 सैलानियों को बचा लिया। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का है, जब मैक्लोडगंज के भाग सुनाग नाले का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा और कई सैलानी फंस गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। और अब 1 मिनट में देखिए दुनिया भर से आई खबरों का फ्रेश एंड फास्ट डोज। अमेरिकी शहर बाल्टीमोर में ट्रांजिट बस ने 2 कार को टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक ट्रांजिट बस ने 2 कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद एक इमारत से यह बस जा टकराई। अमेरिका के वॉशिंगटन के म्यूजिक शो के दौरान तब अफरा तफरी मच गई जब अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलीपींस में बीच समंदर में नाव में भीषण आग लग गई। हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, नाव में 120 लोग सवार थे। सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ज़पोरिजिया में उन्होंने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया। रूस ने कहा कि बड़ी संख्या में यूक्रेनी सेना के हथियारों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब चलिए एक बड़ी खबर गांधी शांति पुरस्कार को लेकर। 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के ऐलान पर सियासत शुरू हो गई। सियासत की खबर, गीता प्रेस को ऐलान कल कर दिया गया कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय की ओर से ऐलान, लेकिन इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह गोडसे सावरकर को पुरस्कार देने जैसा ऐलान है। यह ऐलान गांधी शांति पुरस्कार का मजाक है। तो कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में
उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने गीता प्रेस को पुरस्कार के लिए चुना। पीएम मोदी और सीएम योगी ने पुरस्कार के लिए चुने जाने पर गीता प्रेस को बधाई भी दी, लेकिन अब इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। तो गीता प्रेस के योगदान को सम्मान, लेकिन इस पर सियासत क्यों? 100 साल पूरे कर चुकी है गीता प्रेस, इसके बारे में जानकारियां। 100 साल पूरे कर चुकी है गीता प्रेस। गोरखपुर और हिंदुस्तान में करीब करीब हर लोग गीता प्रेस का नाम जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है और गीता प्रेस से निकली पुस्तकों की पहुंच हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में अधिकतर घरों तक है। 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ किताबें छापी हैं गीता प्रेस ने। इनमें से 16 करोड़ 21 लाख भगवत गीता शामिल है। यानी किस तरीके से गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा दिया गया, इस बात का जिक्र किया है पीएम मोदी ने जब इस पुरस्कार का ऐलान हुआ। सनातन साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को बधाई देते हुए यह बड़ी बात कही है। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की जनता से केजरीवाल को कोई लगाव नहीं है। स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए यह बात कही है। केजरीवाल खुद के लिए 40 करोड़ से ज्यादा का शीश महल बनाते हैं। दिल्ली के गरीबों को केंद्र की योजनाओं से दूर रख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं नहीं मिल रही हैं। ये बातें कही है स्मृति ईरानी ने। इसके साथ ही कहा है कांग्रेस से समर्थन मांगने पर स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की उत्तम नगर में स्मृति ईरानी ने दरअसल जनसभा की थी और वहीं से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। अपने लिए शीश महल बनवा लिया और दिल्ली की गरीब जनता को, एक गरीब परिवार को मोदी के माध्यम से 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में मिले, ये जनता का सपना साकार नहीं होने दिया। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से समर्थन मांगने पर केजरीवाल पर निशाना साधा है। जनता को बताया कि ये वही केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित की कांग्रेस को जेल भेजने की कस्में खाया करते थे। ये बड़ी बात कही है स्मृति ईरानी ने। जिस शीला दीक्षित जी की पार्टी को वो जेल में डालने वाले थे, आजकल दोस्ती करने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए हिंदी में कहावत याद आती है, चोर 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 चोर। अब कौन किसका मौसेरा भाई है ये नहीं जानती। और अब अहम खबर यूपी की सियासत से, जहां पर अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीडीए पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और पीडीए का मतलब बताया है। पीडीए मतलब परिवारवाद, पी मतलब परिवारवाद, डी मतलब दंगा और ए मतलब आपराधिक गठजोड़। ये बातें कहते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है अखिलेश यादव पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मैं बता दे रहा हूँ, पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है। वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया। पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। तो यूपी की ये ब्रेकिंग न्यूज आपने सियासत के नजरिए से देखी। एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने राम की नगरी का हवाई सर्वेक्षण किया है, निरीक्षण किया है, यानी अयोध्या का। आसमान से भगवान श्री राम को प्रणाम किया। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम की नगरी अयोध्या का हवाई जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने हवाई मार्ग से लखनऊ जाते समय अयोध्या का हवाई निरीक्षण किया। एक वीडियो में केशव प्रसाद मौर्य हवाई दर्शन के दौरान राम जन्मभूमि परिसर के पास गुजरते वक्त मंदिर स्थल को प्रणाम करते दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अयोध्या के दर्शन किए। और अब राजस्थान का रुख करते हैं, वहां से बड़ी खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी के चुनावी शंखनाद पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी की श्री गंगानगर में रैली और इस पर अब जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप। केजरीवाल का आरोप की रैली में कुर्सियां फेंकी गई। गहलोत साहब काम करते तो ये नहीं करवाना पड़ता। आरोपों पर भड़क गए हैं राजस्थान के मंत्री
खाचरियावास और उन्होंने हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी यह हमला बोला है। पूरी ये रैली श्री गंगानगर में और वहां पर कुर्सियां फेंके जाने पर आरोप लगाया केजरीवाल ने पहले कि यह सब कुछ अशोक गहलोत के इशारे पर, लेकिन अब खाचरियावास ने कहा है कि केजरीवाल की यह रैली फ्लॉप और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और उधर फ्रीबीज को लेकर गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सवाल उठा दिए हैं। खबर ये जयपुर से है। अशोक गहलोत के आरोपों पर पीयूष गोयल ने पलटवार किया है। गहलोत चुनाव पास देखकर रेवड़ियां बांटने में लगे। लुभावनी घोषणाओं में जनता नहीं फंसने वाली है और जनता परिवर्तन करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ये बड़ी बातें। ईडी के खिलाफ गहलोत का बयान चोर की दाढ़ी में तिनका है। और अब उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से रुख, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक में प्रदेश में बनाए जाने वाले नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की चर्चा की है। औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर के विकास की प्रगति की समीक्षा की, यानी कब तक ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएंगे, इस बात की जानकारी अधिकारियों से ली है। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। क्या बड़ी बातें हैं आपको बताते हैं। दिसंबर 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाए, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था। बुंदेलखंड को जल्दी 2 नए लिंक एक्सप्रेस मिल जाएंगे, इस बात का भी तोहफा दिया गया। चित्रकूट और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू हो जाए, इस बात के लिए निर्देश दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की समीक्षा भी की है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनने हैं, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये बड़ी बैठक है। गंगा एक्सप्रेसवे आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था। कुल लंबाई इसकी 594 किलोमीटर है। क्या बड़ी बातें गंगा एक्सप्रेसवे की। और उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 6 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे होगा। 8 लेन तक इसको जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा जो कुल लागत है वो 36,230 करोड़ की पूरी लागत आएगी गंगा एक्सप्रेसवे को तैयार करने में, जिसकी समीक्षा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 38 अंडरपास होंगे इस पूरे एक्सप्रेसवे पर, ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके। 126 माइनर ब्रिज होंगे, यानी छोटे छोटे पुल होंगे जो अलग अलग जगहों से होकर गुजरेंगे। 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 929 छोटे पुल होंगे। इस एक्सप्रेसवे पर, गंगा एक्सप्रेसवे पर 8 इंटरचेंज बने होंगे, ताकि वहां पर जो अलग अलग पॉइंट से ट्रैफिक मर्ज कर सके। 1 किलोमीटर गंगा नदी पर ब्रिज बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे पर। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी बात है, लेकिन तय समय में बन जाए, इसकी समीक्षा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब 1 मिनट में देश की कुछ और खबरें। 21 जून से पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका में लोगों का उत्साह चरम पर। आम लोगों से लेकर प्रशासन तक पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेताब है। भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने वॉशिंगटन में एकता रैली का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में बुधनी के 2 पार्कों के नाम को बदलने को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी करके आरोप लगाया कि इस पार्क का नाम 2006 से सीएम शिवराज सिंह के बेटों के नाम पर है। उन्होंने कहा कि नेहरू पार्क का नाम बदलना आपत्तिजनक है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई, इंटरपोल और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। एजेंसियों ने मिलकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अमेरिकी ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर बनकर अमेरिकी नागरिकों से $20 मिलियन की ठगी कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रोमियो फोर्स और पुंछ की एसओजी पुलिस ने 61 विस्फोटक सामग्री और 11 जिंदा बमों को डिस्पोज कर दिया है। सुरक्षा बलों को यह सामग्री सैरी चौवाना गांव से मिली। और अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। वहां की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। आज शिवसेना का स्थापना दिवस, लेकिन इसको लेकर बड़ी बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। आज फिर शिंदे और उद्धव गुट की भिड़ंत हो सकती है। मुंबई में आज दोनों अलग अलग मनाएंगे स्थापना दिवस, और इसको लेकर वर्चस्व की जंग इन दोनों गुटों में। शिवसेना के विभाजन के बाद यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिवसेना का स्थापना दिवस है। नेस्को मैदान में आयोजन होना है। उद्धव की शिवसेना का षणमुखानंद हॉल में स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम है। शिंदे द्वारा पिछले साल उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत हुई थी। उसके बाद शिवसेना विभाजित हो गई थी। सरकार बना ली थी शिंदे ने और मुख्यमंत्री बन गए थे महाराष्ट्र के। और अब पार्टी का नाम और निशान तीर धनुष शिंदे के पास है। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही, और बड़ी खबर बड़े झटके को लेकर झटका लगा है उद्धव ठाकरे को।
एक और बड़ा सियासी झटका। आज स्थापना दिवस से पहले ही मनीषा कायंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में थी, लेकिन अब वो शामिल हो गई हैं शिंदे गुट में। खुद सीएम शिंदे भी मौजूद थे जब वो उनके गुट में शामिल हुई। उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता से ये हटाई गई थी, और जब प्रवक्ता पद से हटाई गई थी उसके बाद से उनकी नाराजगी सामने आने लगी थी, और अब जाकर वो शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। 2 दिनों में उद्धव ठाकरे को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले विधायक आशीष देशमुख ने उद्धव खेमे को छोड़ दिया था, बीजेपी का दामन थाम लिया था। और अब एक बार फिर से पुंछ का रुख करते हैं। जब अचानक बाढ़ आई तो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे बच गई डंपर ड्राइवर की जान। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ये वीडियो मेंढर इलाके का है, जब 2 तरफ से नदी का बहाव तेज हो गया, बाढ़ जैसे हालात हो गए और ये डंपर हादसे का शिकार हो गया। गनीमत रही कि काफी मशक्कत के बाद डंपर के ड्राइवर का स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू कर लिया। प्रशासन ने इमरजेंसी होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। तो किस तरीके से पुंछ में हालात खराब हो गए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का रुख, और 1 मिनट में उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें आपके सामने। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी है। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कार सवार ने ट्रक में जाकर टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक कार सवार के नशे की हालत में होने की पुष्टि हुई है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। लखनऊ में बिजली नहीं आने से लोग टेंशन में हैं। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। रोज 4 से 6 घंटे तक बिजली कटौती, और उसके बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को जमकर खरी खोटी सुनाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से किसान नेता राकेश टिकैत ने मुलाकात की है। अक्सर बीजेपी सरकारों के विरुद्ध मुखर रहने वाले राकेश टिकैत की मुख्यमंत्री धामी से भेंट को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर होने वाले पंचायत चुनाव पर एक अहम खबर आपके सामने। पंचायत चुनाव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में राज्य में हो रही हिंसा पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की मेंशनिंग हो सकती है, आज सुनवाई हो सकती है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर अटैक नहीं हो रहा, वहाँ की जनता की आवाज़ नहीं सुनाई दी जा रही, और वहाँ पर जो कोर्ट कचहरी के ऑर्डर्स हैं उनका जो है मान सम्मान नहीं रखा जा रहा, उनको क्रियान्वित नहीं होने दिया जा रहा। पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच आरोप प्रत्यारोप, और इस बीच कांग्रेस ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी की सरकार ने राज्य में अराजकता का माहौल बना दिया। पूरा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है। और अभी यूपी के गोंडा का रुख करते हैं, जहां पर शख्स की मौत के बाद यूपी के गोंडा में जबरदस्त तरीके से उबाल। पूरी खबर सिर्फ 30 सेकंड में देखिए। सड़क पर यह हंगामा और नारेबाजी प्रशासन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में गोंडा में एक शख्स की मौत के बाद लोग गुस्से में लाल हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। आरोप है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर प्रबंधन की अभद्र टिप्पणी का शख्स ने विरोध किया तो प्रबंधन ने उसकी जमकर पिटाई की और ट्रेन में बिठा दिया। लेकिन गोंडा के मनकापुर रेलवे स्टेशन पर वो बेहोशी की हालत में मिला और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, और 1 मिनट में एंटरटेनमेंट में वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताते हैं। फिल्म आदिपुरुष पर विरोध के सुर लगातार बढ़ रहे हैं। नेपाल के काठमांडू में फिल्म की रिलीज पर बैन लग चुका है। गुस्साए लोगों ने फिल्म में आपत्तिजनक संवाद को हटाने की मांग की थी। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आदिपुरुष को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। मौर्य ने कहा कि रामायण के पात्रों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करवाया गया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म द आर्चीज का टीजर रिलीज हो चुका है। ब्राजील में हुए नेटफ्लिक्स के टुडुम इवेंट के दौरान फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म की पूरी कास्ट ने टीजर लॉन्च के दौरान डांस परफॉर्मेंस दी। अभिनेता धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में काफी वीआईपी मेहमान शामिल हुए। शादी के बाद करण देओल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की और ट्वीट कर पत्नी दृशा आचार्य के लिए लिखा, तुम मेरा आज और कल हो। और अब बुलेटिन में खेल के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद फिर से इंटर कॉन्टिनेंटल कप भुवनेश्वर के कलिंगा में जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा में यह खेला जा रहा था मुकाबला। फाइनल में लेबनान को 2-0 से हरा दिया। भारत के लिए फाइनल मैच में कप्तान सुनील छेत्री ने 1 गोल किया। सुनील छेत्री का यह 87वां इंटरनेशनल गोल था और इसने जीत में बड़ी भूमिका अदा की। मुकाबले में दूसरा गोल शंक्टे ने किया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले पिछली बार 2018 में भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता था। 2019 में उत्तर कोरिया चैंपियन बनी थी। चौथे नंबर पर भारत था। 2019 के बाद कोरोना महामारी के कारण यह टूर्नामेंट खेला नहीं गया। 3 साल में अब टीम इंडिया 2 बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप की चैंपियन बन चुकी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री रवींद्र पटनायक ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। और अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जब रेत माफियाओं को जंगली हाथियों ने सबक सिखाया। भाग खड़े हुए। पूरी खबर और तस्वीर सिर्फ 30 सेकंड। रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सुस्त है और माफिया मस्त है, लेकिन अब इन माफियाओं की मस्ती ज्यादा नहीं चलने वाली। नदियों में रेत की चोरी को रोकने का जिम्मा अब जंगली हाथियों ने अपने जिम्मे ले लिया है। झारखंड के गिरिडीह का ये वीडियो इसी का गवाह है कि जब रेत माफियाओं ने रेत चोरी की कोशिश की तो जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। माफियाओं के ट्रैक्टर को भी पलट दिया। हाथियों के खौफ से माफिया फरार हो गए।